जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वह सारे हकीम मेरे जनाजे को कंधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। मेरे जनाजे की राह में वो सारी दौलत संपत्ति बिछा दी जाए जिसे इकट्ठा करने में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, ताकि लोगों को पता चल सके कि मौत आने पर भी दौलत कोई काम नहीं आती है। और जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरी दोनों हथेलियों को बाहर की ओर लटकाया जाए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि यहाँ सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। ये आखिरी शब्द थे उस शख्स के जो पूरी दुनिया को जीतकर भी हार गया, और वो शख्स इतिहास में अपनी जिस अमर गाथा के नाम से जाना जाता है, लोग उसे सिकंदर के नाम से जानते हैं। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था और अपनी उम्र के बहुत कम अवधि में ही लगभग 32 साल में वह दुनिया को अलविदा कह गया, और पूरे विश्व के लगभग उन सभी भूमि से आधी जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। परंतु सच्चाई ये है कि वह पृथ्वी के मात्र 15% भाग को ही जीत पाया था, परंतु भारत को जीतने की उसकी चाह अधूरी रह गई। दरअसल सिकंदर पूरे विश्व को जीतकर अमर होना चाहता था, और उसकी यही अमर होने की चाह उसे भारत खींच लाई, क्योंकि उसको लगता था कि भारत खनिज संपदा से परिपूर्ण देश है और प्रकृति की गोद में वहाँ कहीं अमृत छुपा हुआ है जिसे पीकर वह अमर हो जाएगा, और फिर वह पूरी दुनिया को जीतकर विश्व विजेता बन जाएगा। इतिहास में सत्ता की लड़ाई के लिए हमेशा से ही लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, परंतु इन लड़ाइयों का निर्णय हमेशा से ही जनसंहार को बढ़ावा देता आया है, जिसमें आम जनमानुस पिसता गया है। और इसी सत्ता की लड़ाई में कई भेदभाव और न्याय अन्याय होते आए हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सिकंदर द ग्रेट के साथ। दुनिया उसे सिकंदर द ग्रेट कहती है। जब सिकंदर के पिता फिलिप युद्ध जीतकर वापस पेला आए तो उन्हें अपने सेनापति अटलुस की भतीजी क्लियोपेट्रा इरिडियस के साथ प्यार हो गया और बाद में उससे शादी कर ली। इस शादी की वजह से सिकंदर की उत्तराधिकारी के तौर पर दावेदारी खतरे में आ गई, क्योंकि क्लियोपेट्रा से पैदा होने वाला बेटा पूरी तरह से मकदूनियन उत्तराधिकारी होता, जबकि सिकंदर केवल आधा मकदूनियन था। इससे सिकंदर को चिंता सताने लगी और वह कतई नहीं चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी के रूप में राजा का हक कोई और छीने। उसने ऐसी कूटनीतिक योजना बनाई जिससे लोगों को लगे कि वह कितना राजहितैषी है। ऐसा कहा जाता है कि फिलिप की हत्या करवाकर वह खुद अपने द्वारा भेजे गए हत्यारे को मरवा देता है, और ऐसा करके वह खुद वाहवाही बटोरकर राज सिंहासन पर आसीन हो जाता है। सिकंदर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह जो चाहता था उसे पाने की भरपूर कोशिश करता था। अपने राजकाल में शासन संभालते ही सबसे पहले उसने अपने विरोधियों का सफाया करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत उसने अपने चचेरे भाई पूर्व अमिनटस चौथे की हत्या करवा के की। मात्र 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर राजा बन गया और एक एक करके छोटे बड़े राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। उसकी सेनाओं को अपनी सेना में मिलाकर पूरे ग्रीक में अपनी जीत का परचम लहरा दिया। परंतु वह इतने में ही नहीं रुका तो उसने अपने विश्व विजेता बनने का अभियान छेड़ दिया और वह निकल पड़ा अपनी विशाल सेना के साथ दुनिया को जीतने। सिकंदर इतना भाग्यशाली था कि जिन गुरुओं से उसने शिक्षा ली थी उन गुरुओं में प्रमुख रूप से अरस्तु भी शामिल थे और उनके सलाहकारों में से एक थे। सिकंदर को अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है और इतिहास में एक कुशल, काबिल और चालाक शासक के तौर पर जाना जाता है। सिकंदर के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वह भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ा और उसने गांधार, जो कि वर्तमान में अब पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान का हिस्सा है, के सभी शासकों को आमंत्रित किया और उनको खौफ दिखाकर अपना राज्य सिकंदर के अधीन करने को कहा। इस पर तक्षशिला के शासक आम्भी, जो कि एक चापलूस, डरपोक और चालाक था, जिसका राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी तक फैला था, ने इसे शहर से ही स्वीकार कर लिया। परंतु कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के सरदार, जिसमें कंबोज के असम्बी, आंडेनोई, भारत के राजा पुरु, जिन्हें यूनानी इतिहासकारों ने पोरस के नाम से संबोधित किया है, और क्षत्रिय खोखर राजपूतों ने सिकंदर की विजय रथ में अपने पराक्रम और हौसले का विराम लगा दिया और इस भयंकर नरसंहार में राजा पोरस वीरता के साथ लड़े और सिकंदर की सेना में एक भयंकर खौफ पैदा किया।
हालांकि इस युद्ध में पोरस युद्ध हार गए, जिसे हाइडेस्पेस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस महायुद्ध में सिकंदर पोरस की वीरता से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना एक सहयोगी बना लिया। सिकंदर एक निर्मम शासक था। इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उसने कुनार घाटियों, स्वात, बुनेर और गुरीन घाटी के क्षेत्रीय कबीलों के खिलाफ अभियान चलाया तो उसने न केवल वहां की पूरी आबादी को मार डाला बल्कि इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। हालांकि इस युद्ध में सिकंदर का कंधा और टखना बुरी तरह घायल हो गया था। सिकंदर की सेना ने एक लंबा सफर तय किया था और लंबे समय तक युद्ध करते करते वह काफ़ी थक गई थी। और उस समय के भारतवर्ष में ऐसे महान और सूरवीर राजाओं से लड़ते लड़ते एक भय का माहौल बन गया था। लगभग 19 महीने भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया और सेना में विद्रोह और अशांति फैलने लगी थी। इधर सिकंदर भी काफ़ी घायल और थका हुआ था और उसकी विजय यात्रा में उसका सामना पहले किसी बहादुर सेनाओं से नहीं हुआ था। भारत विजय की यह यात्रा उसके मन को निराश और हताश करने लगी थी। ऊपर से उसकी सेना ने हाथ खड़े कर दिए थे। अंततः सिकंदर अपनी व्याकुल सेना के साथ भारत से वापस प्रस्थान करने लगा और अपनी घर वापसी की यात्रा के दौरान बेबीलोन नामक जगह, जो कि प्राचीन मेसोपोटामिया का एक नगर था, में मलेरिया और टाइफाइड के कारण तेज बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। वह दुनिया को अलविदा कह गया, परंतु मरने से पहले अपने अंतिम दिनों में उसे इस बात का आभास हुआ कि जीवन में जो भी उसने किया, मृत्यु के बाद वह कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। और उसने व्यर्थ ही ये महत्वाकांक्षाओं को गले लगाया और इतने बड़े नरसंहार को बढ़ावा दिया, जिसका उसने प्रायश्चित भी किया। दोस्तों, ऐसे महान और ताकतवर लोग भी इतनी धन संपदा इकट्ठा करने के बाद यही सब छोड़ गए, तो फिर हम क्यों ये सम्मान, दौलत, शोहरत के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी को जीने के बजाय नरक में झोंक रहे हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट दें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसे उन लोगों तक शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में उदास हैं, डिमोटिवेटेड हैं, ताकि उनके जीवन को एक नई दिशा मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।